सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंप्लीट साइंस की जो है हमारी सीरीज चली हुई है और इसके अंदर जो है कंप्लीट साइंस की सीरीज के अंदर जो है आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कल हमने जो है 28वां डे किया था मेरे भाई कंप्लीट। ठीक है, 28वां डे कंप्लीट किया था, यानी कि 28वां जो है कंप्लीट लेक्चर किया था। कौन सा लेक्चर? जिसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो मेरे भाई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो है 10 चैप्टर हमने यहाँ पे करे थे, 9 चैप्टर यहाँ पे किए थे। और कल हमने यहाँ पर कौन सा चैप्टर किया था मेरे भाई? तो कल हमने यहाँ पर 9वां चैप्टर किया था मेरे भाई। ठीक है, तो 9वां चैप्टर किया था। इन तीनों को मिलाकर जो है कल हमने कौन सा चैप्टर किया था? 28वां चैप्टर किया था मेरे भाई। ठीक है, 2 चैप्टर रह गए हैं, जो कि एक हम आज करने वाले हैं और एक जो है कल करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कल हमने कौन सा चैप्टर किया था मेरे भाई? कल हमने जो है वनस्पति विज्ञान किया था। ठीक है, कल हमने कौन सा चैप्टर किया था? वनस्पति विज्ञान किया था मेरे भाई। ठीक है, ये 9th चैप्टर था और आज हम जो है 10वां चैप्टर कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 10वां चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे? कल हम जो है पूरी साइंस सीरीज का जो है अंतिम चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मेरे भाई। ठीक है, तो कल हमारी जो है ये पूरी कंप्लीट साइंस विद इन 30 डेज के अंदर, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई? मंडे से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं, नेशनल प्लस हरियाणा का करंट अफेयर मिला के मेरे भाई। ठीक है, 1 साल का मैं करंट अफेयर करवा चुका हूं, 1 साल नेशनल का। ठीक है, NATIONAL। ठीक है, 1 ईयर ऐसे लिखो ना यहाँ पे, 1 ईयर यानी कि 2024 का नेशनल करंट अफेयर मैं 1 साल का करवा चुका हूं। अब हम जो है पिछले 2025 का 1 साल का करंट अफेयर करेंगे। इनके अंदर जो है 15 क्लासेस आपकी लगने वाली है। ऐसे ही हम हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे। यकीन मानना, जितने न्यूज आपको दूंगा ना, बहुत फिल्टर की हुई न्यूज होगी। यकीन मानना वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, फिर भी देखो कंप्लीट तो कोई नहीं होता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जितना करंट अफेयर आपके सामने लेकर आ सकूं मेरे भाई। ठीक है, और एक चीज आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, जो मैंने ये 1 साल का करंट अफेयर करवाया था ना, वो मैंने टॉपिक वाइज करवाया था मेरे भाई। ठीक है, टॉपिक वाइज कराया था। किसी को नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी 2024 वाली, उसको देख लेना और उसको देख के मुझे बताना क्या टॉपिक वाइज ही अगला आगे जो करंट अफेयर आने वाला है 2025 नेशनल का और जो है 2024-25 का हरियाणा का, तो वो भी मैं टॉपिक वाइज करवाऊं या फिर MCQ करवा दूं डायरेक्ट। ठीक है, पहले आपका MCQ आएगा, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्या डायरेक्ट मैं MCQ करा दूं? ये आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। ठीक है, आज हमारा जो है अध्याय नंबर 10 है और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर का नाम रहने वाला है। तो हमेशा की तरह जो MCQ हम करने वाले हैं वो वीडियो के एंड में करेंगे और MCQ से पहले जो है हम इस पूरे चैप्टर का जो है निचोड़ देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देख लो 25 क्वेश्चन जो है आज फिर हम यहां पर करने वाले हैं। और एक बार और आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है और यकीन मानना मैंने अपना सारी मेहनत सब कुछ इस सीरीज के अंदर लगा दिया है मेरे भाई, सिर्फ आपके लिए मेरे भाई। समझ रहे हो, आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट मिले, बिल्कुल वेरीफाई कंटेंट मिले, बिल्कुल NCERT का कंटेंट मिले और सबसे बड़ी बात बिल्कुल फ्री में ये सारा आपको कंटेंट मिले मेरे भाई। इसीलिए मैंने आपकी सारी जान लगा दिया और यकीन मानिएगा जो आपके कमेंट्स आप करते हो ना, यकीन मानिएगा मेरी जो आत्मा है ना वो तृप्त हो जाती है मेरे भाई। सच में वही मेरा जो है मोटिवेशन है, वहीं से मुझे ताकत मिलती है कि मैं इतना सारा काम आपके लिए कर पाता हूं मेरे भाई। ठीक है, और एक बच्चे ने कहा था कि भाई जो आपकी ये सीरीज है काफी अच्छी चल रही है, इसको प्लीज जो है एग्जाम तक कंटिन्यू रखना। तो डेफिनेटली आपका रिप्लाई भी मैं कर दूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पिछले 11 मंथ से, ठीक है, पिछले 11 मंथ से जो है मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं। उस समय तो जो है, उस समय तो क्या होता था, उस समय तो 2-4 बच्चे ही देखते थे जब मैंने इस वीडियो को सीरीज किया था। लेकिन वर्तमान में तो थोड़ा सा मेरा जो है मोटिवेशन हो गया है, थोड़ा सा और अच्छा फील होने लग गया है। जैसे कि 50-60 बच्चे इस वीडियोस को देखने लग गए, तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये सीरीज मैंने, अगर बच्चे नहीं भी आते ना तो भी मैंने आपसे ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ठीक है,
जब तक आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम, सॉरी एग्जाम यहां पे लिखो ना, हरियाणा पुलिस का एग्जाम या फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम मेरे भाई, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये पूरी सीरीज जो है मिशन 60 मार्क्स जो है हमारा चला हुआ है ना। और याद रखना, ये पूरी जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, एग्रीकल्चर की, कंप्यूटर की, हरियाणा जीके की, इंडिया जीके की, साइंस की, ये सारी जो है मिशन 60 का हिस्सा है मेरे भाई, ठीक है, मिशन 60 मार्क्स का ये सारा हिस्सा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम के बाद ही ओवर होगी, इतने जो है आपकी ये क्लासेस चलती रहेंगी, कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है मेरे भाई, बस आप पढ़ने वाले बनो। आई बात समझ में? तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा होगा, इसीलिए आज मैं क्या करूंगा, आज मैं सिर्फ जो है, वैसे तो ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है, आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान भाषा में यहां पे लिख दिया गया है। अब एक बात सुनो, देखो, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1920 में ब्रिटेन के लीड्स नगर की परिषद ने किया था। 1984 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसे उत्पादों के निर्माण व संशोधन हेतु जीवों के उपयोग की तकनीक के रूप में परिभाषित किया। मानव कोशिका में 23 जोड़े, ये पुरानी चीजें हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है, जिनमें डीएनए पाया जाता है। अब बताओ, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सीधा याद करने वाली चीजें, फिर भी मैं आपको जो है आसान करके यहाँ पे सारी चीजें मैंने आसान करके यहाँ पे लिख दी। आज मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो मुश्किल शब्द है ना, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बायोटेक मेरे भाई, ठीक है, बायोटेक का मतलब आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बायोटेक का मतलब नहीं पता होता, शब्दों का मतलब आपको पता होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज यही चीजें आपको एनसीईआरटी किताबें भी मिल जाएंगी और यहां पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। मुश्किल जो शब्द होंगे, इन शॉर्ट में मैं ये चैप्टर कवर करता हुआ चलूंगा, बाकी डिटेल से आप ये पूरी पीडीएफ से पढ़ लेना। आई बात समझ में? जितना मैं बोल रहा हूं ना, आप बस मेरे लिए एक काम करो, आराम से रात को जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आराम से शांत, जहां पर जगह खाली मिले ना, कोई ना आने वाला हो, 1-1.5 घंटे वहां पर बैठ जाओ, लीड लगा के बैठ जाओ और आंख बंद करके सिर्फ उतना सुनते रहो जो मैं बता रहा हूं। दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी बार ये पीडीएफ पढ़नी है, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, दूसरी बार खुद से इस पीडीएफ को पढ़ना है, तब आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा। और तीसरी बार आपको कब पढ़ना है, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा ना मेरे भाई, PRACT आएगा ना, PRACTICE, जब हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा ना, कब होगा, नियर बाय एग्जाम डेट के, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी हरियाणा पुलिस की और ग्रुप डी की, तब हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट यकीन मानना, ये जो हमारा सारांश चल रहा है ना, इसके अंदर एमसीक्यू तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन और भी एमसीक्यू करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई लेवल पर हो जाएगा। आपके जो पैर कांपते हैं ना एग्जाम सेंटर के अंदर, वो नहीं कांपेंगे, क्योंकि आपने तैयारी एक चीज को 3-3 बार पढ़ोगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे बायोटेक की बात करेंगे। बायोटेक का मतलब आपको समझ आना चाहिए, इसकी एक डेफिनेशन है, ये जरूर मैं लिखना चाहूंगा मेरे भाई, ठीक है। पूरे चैप्टर का नाम बायोटेक है, तो बायोटेक की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, अब मैं यहां पे हर चीज का मतलब नहीं बताऊंगा, एक चीज मैं लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं क्या नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों, अब यहां पे एक शब्द आया सूक्ष्म जीवों, अब यहां पे मैं मतलब नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अभी से लेके, मतलब कि वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरे चैप्टर हमने किया ना, जिस बच्चे ने डिटेल से देखे होंगे, आज हम वो सारे शब्द देखने वाले हैं जो इससे पहले हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसीलिए मैं हर शब्द की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है, अदरवाइज इस वीडियो से पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूं सूक्ष्म जीव क्या होती है, बहुत छोटे छोटे जीव। आई बात समझ में? इसीलिए मैं अब आगे बिल्कुल मेन चीज बताने वाला हूं इस चैप्टर में, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारी चीजें इस पीडीएफ में लिखी हुई है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कि किसकी डेफिनेशन बता रहा था, बायोटेक की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था। जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया या कोशिकाओं यानी कि सेल, अपनी इंजीनियरिंग याद रखना, ENGG से याद रखना भाई, इंजीनियरिंग, ठीक है, लगाकर मानव कल्याण के लिए चीजें बनाते हैं।
अब मानव कल्याण के लिए चीजें बनाते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे कि हम दवाइयां बनाते हैं, ठीक है, दवाई बनाते हैं, और क्या बनाते हैं भाई, फसलें बनाते हैं, ठीक है, फसलें बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों यानी कि बैक्टीरिया कोशिकाओं में अपनी इंजीनियरिंग यानी कि अपना दिमाग लगाकर मानव कल्याण के लिए कुछ नई चीज बनाते हैं, जैसे कि दवाई हम बनाते हैं, फसलें हम बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आई बात समझ में। इसकी डेफिनेशन आप याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी वो चीज है जब हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनमें अपना दिमाग लगाकर अपनी जो कह सकते हैं इंजीनियरिंग, अपना दिमाग कौशल लगाकर जो है मानव कल्याण के लिए कोई नई चीज बनाते हैं ना, तो उसी को जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां पे हिस्ट्री आप याद रखेंगे भाई, ठीक है, एक हिस्ट्री याद रखेंगे, आपको बता देता हूं एक हिस्ट्री क्या याद रखेंगे, एक हिस्ट्री ये याद रखेंगे शब्द का उदय, ठीक है, शब्द का उदय। तो शब्द का उदय कब हुआ, जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है ना, सबसे पहले 1920 में ब्रिटेन के लीड्स शहर की नगर परिषद ने जो है इसका शब्द का उदय किया था मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना 1920 में लंदन, यहां पे लिखा है, ये देखो, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1920 में ब्रिटेन के लीड्स नगर परिषद ने जो है किया था मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद इसको आधिकारिक परिभाषित किसने किया, जगह नहीं बचती ना, एक तो समस्या यहां पे बहुत बुरी है। आधिकारिक परिभाषित, तो आधिकारिक परिभाषित इसने किसने किया था मेरे भाई, 1948 में अमेरिका ने इसको ऑफिशियल किया था मेरे भाई। आई बात समझ में। तो तीन चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है, एक तो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरी इसकी हिस्ट्री याद रखनी है, हिस्ट्री में क्या याद रखनी है, उदय मतलब कि शब्द, ठीक है, शब्द वो भी कौन सा मेरे भाई, जैव प्रौद्योगिकी शब्द। इसका इस्तेमाल किसने किया था, 1920 में किया था, ब्रिटेन ने किया था। अगर आपसे आधिकारिक परिभाषित पूछे भाई ऑफिशियली इसको किसने जो है लॉन्च किया था, तो आप बताएंगे 1948 में अमेरिका ने जो है इसको परिभाषित किया था मेरे भाई। आई बात समझ में। यहां तक सारी चीजें हो गई है, कहां तक सारी चीजें हो गई है, यहां तक सारी चीजें हो गई है, परिभाषित किया मेरे। आगे चलते हैं, मानव कोशिका में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये सारी चीजें भी आपको पता है, गुणसूत्र आपको मैं पिछली वीडियोज में बता के आया हूं। मानव शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़े कुल 46 गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, आई होप आपको पता होगी, ठीक है। डीएनए, तो इसके अंदर जो है डीएनए, इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर जो है डीएनए मौजूद रहता है, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे, डीऑक्सी, ऐसे लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बस आप जो है सरल भाषा आराम से बैठ के पढ़ लेना। मैं यहां पर नहीं बता रहा तीसरी बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। मैं ऐसे ही जो एनसीईआरटी की यहां पे पॉइंट दिया गया ना, इसके बीच में से जितनी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। सरल भाषा आप खुद पढ़ेंगे आज मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीज मान लिया करो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, डीएनए और आरएनए के 4 रासायनिक डाकू होते हैं मेरे भाई। ये चीज भी मैं पहले बता के आया हूं, डिटेल से आपको बता के आया हूं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे जगह बची है ना, तो यहां पे आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पे बता देता हूं डीएनए। तो डीएनए के बारे में क्या बताया था, यह एक कुंडलित होता है मेरे भाई, ठीक है, एक कुंडलित संरचना होती है, ठीक है। और आरएनए की बात करूं तो ये डबल होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, अच्छा वो द्विकुंडलित होता है, सॉरी, ये द्विकुंडलित होता है मेरे भाई, ठीक है। ये द्विकुंडलित होता है, यह एक कुंडलित होता है, ठीक है।
यह एक कुंडलित होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ये द्विकुंडलित होता है और ये जो है एक कुंडलित होता है। डीएनए में और आपको क्या याद रखेंगे, तो इसके अंदर डबल रस्सी जैसी दिखाई देती है, ठीक है, संरचना इसके अंदर डबल रस्सी जैसी संरचना दिखाई देती है, डबल रस्सी, ठीक है, डबल रस्सी जैसी संरचना दिखाई देती है। और इसकी खोज किसने की थी, तो खोज भी आपको याद रखना चाहिए, 1953 में इसकी खोज की थी मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें नीचे भी लिखी हुई है मेरे भाई। 1953 में इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। आई बात समझ में। अब आरएनए की बात करूं तो अब आरएनए जो है एक कुंडलित जो है संरचना है, केवल सिंगल रस्सी जैसी जो है इसके अंदर जो है रचना दिखाई देती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार किसके अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, सारे सेम पाया जाता है, बस एक जो है डिफरेंस पाया जाता है। अभी बता देता हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं डीएनए और यहां पे लिख देता हूं आरएनए, ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, यहां पे लिख देता हूं डीएनए और यहां पे लिख देता हूं आरएनए, ठीक है। डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं मेरे भाई, एडिनिन। अब आपको पता चलेगा, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, एडिनिन होता है, एडिनिन। दूसरा क्या पढ़ा था, ग्वानिन होता है। तीसरा क्या होता है, थाइमीन होता है, थाइमीन। और चौथा कौन सा होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन होता है। उसमें भी 4 होते हैं, बस एक का डिफरेंस होता है। आरएनए में भी 4 होते हैं, बस एक का डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस होता है, थाइमीन इसके अंदर गायब होता है। इसके अंदर भी एडिसिन होता है, एडिनिन होता है ना, एडिनिन आएगा, एडिनिन, ठीक है, एडिनिन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। तीसरा क्या होता है, यूरिसेल, बस यही चेंज होता है इसके अंदर, यूरिसेल मेरे भाई, ठीक है, यूरिसेल होता है। और चौथा क्या होता है, साइटोसिन होता है, बस यही डिफरेंस है, साइटोसिन होता है मेरे भाई, साइटोसिन होता है, ठीक है। तो ये एक जो है डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस होता है, बस ये जो थाइमीन होता है ना, थाइमीन, ये जो है अलग होता है किसके अंदर, जो है आरएनए के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें मैंने नीचे लिख दी गई है, इसको बैठ के पढ़ लेना। एक बार बता देता हूं एनसीईआरटी क्या बोलती है, डीएनए और आरएनए के अंदर देखो, डीएनए द्विकुंडलित और आरएनए एक कुंडलित होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। डीएनए क्या है, डीएनए की खोज 1953 में किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए क्या है, डबल कुंडलित है और इसकी जो है संरचना कैसी होती है, डबल रस्सी जैसी होती है। वहीं आरएनए एक कुंडलित होता है, सिंपल सी बात है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, अभी मैंने बताया, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है। बस यही जो है मिसिंग होता है आरएनए के अंदर। देखो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरिसेल पाया जाता है। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित प्रपादित किया था। बस ये सरल भाषा जो है आप जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में। बस ये सरल भाषा में थोड़ा सा मैंने जो है आपको याद करवाने के तरीके से फनी मोड में लिख दिया है, जो आपको याद रहे मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भाग 2 क्या कह रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो भाग 2 क्या कह रहा है, जंक डीएनए का रहस्य और आनुवंशिकी कोड की तिजोरी देख लेते हैं मेरे। जीनोम का 1.5 सच और जंक डीएनए का काम मेरे भाई। जो हमारे अंदर जीनोम होता है ना, जीनोम को समझो सबसे पहले। जीनोम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। जीनोम का मैं अर्थ अभी आपको बता रहा हूं, जीनोम का अर्थ, तो ध्यान से सुनो। जीनोम का अर्थ क्या होता है, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ की पूरी व्यवस्था को जीनोम कहा जाता है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। जीनोम की डेफिनेशन आप क्या कहोगे, तो जीनोम की आप डेफिनेशन कहोगे किसी भी जीव तो आप समझते होगे ना, कोई भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ, जो उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, उसकी पूरी व्यवस्था यानी कि मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, जीनोम कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद आप याद रखना, जो हमारे शरीर में मौजूद सभी जीन्स के पूरे डेटाबेस या नक्शा होता है ना, उसको जीनोम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें आप याद रखना। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, जीनोम को समझो। जीनोम क्या है, किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ की पूरी व्यवस्था को जीनोम कहा जाता है। अब सरल शब्दों में सुन लो, हमारे शरीर में मौजूद सभी जो जीन्स है ना, इसके पूरे डेटाबेस या फिर नक्शा, जो ब्लूप्रिंट होता है, उसी को जीनोम कहा जाता है। आई बात समझ में। अब याद रखना, मानव जीनोम के अंदर लगभग 1 लाख जीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, मानव जीनोम में जो है लगभग 1 लाख जीन्स पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है जिसमें केवल 1.5 ही जो है कार्यकारी होते हैं। तो हमारे अंदर जो 1 लाख जीन्स होते हैं ना, इसके अंदर केवल 1.5% जो जीन्स होते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन कार्य करते हैं मेरे भाई।
आई बात समझ में? तो ये चीज आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो हमारे डीएनए का केवल 1.5 हिस्सा ही जो है सक्रिय कार्य होता है जो प्रोटीन या फिर अंग बनाने का काम करता है। उसके बाद क्या लिखा गया, बाकी डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं जो जीन नियम में सहायक होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? ये लाइन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 1.5% और जंक डीएनए का क्या मतलब है, ठीक है। 1.5% और जंक डीएनए का क्या मतलब है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, जंक डीएनए, ठीक है। तो 1.5% क्या मतलब है, तो ये सुनो मेरे भाई। हमारे पूरे डीएनए का केवल जो हमारा पूरा डीएनए है, डीएनए में कितने लाख पाई जाती है, 1 लाख जीन्स पाई जाती है। तो हमारे पूरे डीएनए के अंदर मात्र 1.5% हिस्सा ही सक्रिय यानी कि कार्य करता है। और क्या कार्य करता है, प्रोटीन या फिर अंग बनाने का जो है ये काम करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? उसके बाद जो है 1.5% के बाद कितना हिस्सा बच गया, बहुत सारा बच गया, 98.5% हिस्सा बच गया, ठीक है। तो 98.5% हिस्सा क्या है, तो ये जो है बाकी बचा हुआ 98.5% जो हिस्सा है ये जंक डीएनए कहलाता है। यहाँ पे लिखा है ना जंक डीएनए, तो याद रखना जंक डीएनए कितना प्रतिशत है, 98.5% कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। इसे कबाड़ जरूर कहा जा सकता है, लेकिन ये वास्तव में बेकार नहीं है भाई, याद रखना जंक डीएनए लिखा हुआ है, इसको कबाड़ तो कह सकते हैं लेकिन ये वास्तव में कबाड़ नहीं है मेरे भाई। यह पर्दे के पीछे रहकर जीन्स के चालू या बंद होने की प्रक्रिया को, जिसे जीन्स नियम कहते हैं, नियंत्रित करने में सहायक होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो याद रखना ये जो जंक डीएनए है ये काम क्या करता है, जो जीन्स होते हैं ना, अभी 1 लाख जो जीन्स देख के आए हैं, जीन्स के चालू या बंद होने की प्रक्रिया को, जिसे जीन नियम रेगुलेशन कहते हैं, उसको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का जो है काम यही जंक डीएनए करता है मेरे भाई। आई बात समझ में? सरल भाषा में सब कुछ लिख दिया, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, खुराना साहब का आनुवांशिक कोड और खोजों की वीआईपी सारणी। तो देख लेते हैं भाई एक एक करके। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक खोजा था। बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट्स है, आपको ऐसे ही याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा। अरविंद खुराना ने 1967 में आनुवांशिकी कोड का निर्माण किया था। क्रिस्टिन बर्नार्ड ने 1967 में प्रत्यय हृदय प्रत्यारोपण और रॉबर्ट एडवर्ड ने 1971 में परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक विकसित की थी। यहाँ पे जितनी लाइन लिखी है, हर लाइन से एक एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से डेफिनेटली वनडे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी को रट लेना, सरल भाषा में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आपको कोशिका याद रखना है। कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। केंद्रक की खोज किसने की थी, 1831 में खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था, भारतीय वैज्ञानिक थे ये हरगोविंद खुराना, जिन्होंने 1967 में आनुवांशिकी कोड जेनेटिक कोड की डिक्शनरी बनाई, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्रिस्टियन बर्नार्ड। इन्होंने 1967 में दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण किया था। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। ईयर भी याद रखना, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और रॉबर्ट एडवर्ड की बात करूं तो इन्होंने 1971 में दुनिया को टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु का जो है जादुई तोहफा दिया था। ये तो समझ रहे होगे ना, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब जिनके जो है बच्चे नहीं हो पाते वो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है सहारा लेते हैं, उसी की ये बात कर रहे हैं। उसी की खोज जो है रॉबर्ट एडवर्ड ने 1971 में की थी। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं भाई भाग नंबर 3 में और पॉइंट नंबर 5 में क्या बोल रहा है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग, ठीक है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आविष्कार। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियर द्वारा जीनोम को परिवर्तित किया जा सकता है। स्टेनले कोहेन व हार्बर्ट बोयर ने 1972 में प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनः संयोजित डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइम्फ्यूरियम के सहज प्लाज्मिड में जैविक प्रतिरोधी जीन जोड़कर जो है किया था मेरे भाई। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के बारे में सुनो, बायोटेक की सबसे बड़ी कला जो है उसको क्या बोला जाता है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग ही बोला जाता है। इसके द्वारा किसके द्वारा, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा जो है किसी जीव के जीनोम को जो है परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए ना। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा ही जीनोम को परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सरल अर्थ यह होगा, सरल अर्थ सुनो, किसी जीव के डीएनए को काटकर, मैं क्या कह रहा हूं, किसी जीव का, कोई जीव है, कीड़ा मकोड़ा है, कोई भी जीव है, उसको काटकर मेरे भाई, ठीक है,
उसको काटकर डीएनए, मतलब उसके उसके जीएनए को काटकर, सॉरी उसके डीएनए को काटकर उसमें किसी दूसरे जीव का अच्छा डीएनए फिट कर दिया जाए मेरे भाई, इसी को बोलते हैं आनुवंशिकी इंजीनियरिंग मेरे। आई बात समझ में। अब रोकोम्बिडिस डीएनए का आविष्कार किसने किया, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 1972 में स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने जो है दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है पुनः संयोजित डीएनए जो है बनाया था। इन्होंने टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो ये लिखा है ना, साल्मोनेला टाइफाइड के साथ प्लाज्मिडियम प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन छोड़कर जो है किया था। इन्होंने टाइफाइड फैलाने वाला बैक्टीरिया, जो टाइफाइड फैलाता है ना बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफूरियम के सहज प्लाज्मिडियम का जो है उपयोग किया था मेरे भाई। आई बात समझ में। ये सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं भाई जीवाणु का प्लाज्मिडम देख लेते हैं, बायोटेक का मुख्य कुरियर बॉय। तो बायोटेक का मुख्य कुरियर बॉय, जो कुरियर बॉय होते हैं ना, कुरियर बॉय क्या करता है हमारी लाइफ में, हमारा सामान हमारे घर तक लेके आता है। तो उसी बायोटेक का मुख्य कुरियर बॉय कौन है, जीवाणु का प्लाज्मिडम है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए इस प्लाज्मिडम के बारे में सबसे पहले बता देता हूं, ये प्लाज्मिडम क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो प्लाज्मिडम क्या है, जीवाणु तो समझते होगे ना, बैक्टीरिया। इसके मुख्य क्रोमोसोम के अलावा, जीवाणु बैक्टीरिया के मुख्य क्रोमोसोम के अलावा एक छोटा गोल और रबड़ बैंड जैसा एक्स्ट्रा डीएनए लूप होता है, जिसे प्लाज्मिडम कहते हैं मेरे भाई। सिंपल सी बात है। प्लाज्मिडम की डेफिनेशन समझ आई। मैं क्या कह रहा हूं, जीवाणु तो समझते होगे ना, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये चीजें यहां पे भी लिखी गई है। जीवाणु बैक्टीरिया के मुख्य क्रोमोसोम के अलावा, जीवाणु के मुख्य क्रोमोसोम के अलावा ना, क्रोमोसोम के अलावा मेरे भाई, ठीक है, समझ आ रहा होगा ना। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगे। एक छोटा गोल और रबड़ बैंड जैसा, एक गोल छोटा रबड़ बैंड जैसा एक्स्ट्रा डीएनए लूप होता है। कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, एक्स्ट्रा डीएनए लूप होता है। बस इसी को क्या बोला जाता है, इसी को प्लाज्मिडम बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। और यह प्लाज्मिडम, जो प्लाज्मिडम होता है ना, खुद अपनी फोटोकॉपी बनाने की ताकत रखता है। ये चीज याद रखना, ये जो प्लाज्मिडम है ना, खुद की फोटोकॉपी खुद बनाने की जो है ये ताकत रखता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या कह रहा है, जीवाणु में मुख्य क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक छोटा गोल स्वतः प्राकृति बनाने वाला बाह्य डीएनए लूप पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिडम कहते हैं। इसका उपयोग आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में विजातीय डीएनए खंडन को स्थानांतरित करने हेतु उपकरण की तरह किया जाता है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है वो देखो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका रोल क्या होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा वाहक यानी कि कुरियर बॉय का काम यही करता है मेरे भाई, ठीक है। जब हम कोई नया जीन किसी पौधे या जंतु के अंदर भेजना होता है, जब हमें कोई नया जीन किसी पौधे या जंतु के अंदर भेजना होता है, तो हम इसी गोल प्लाज्मिडम की गाड़ी पर बिठाकर जो है भेज देते हैं। समझ रहे हो, ये जो प्लाज्मिडम है ना, ये कुरियर बॉय है मेरे भाई। जब हमें किसी जीव के अंदर या किसी पौधे के अंदर नया हमें जीन भेजना होता है ना, तो ये हमारी मान के चलो एक गाड़ी है मेरे भाई, ये बस है, इसी के अंदर उस जीन को बिठाकर जो है हम अंदर भेजते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। और ये चीज याद रखना, आर्थन कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए का अंतपात्रे जो है निर्माण किया था। ये चीज भी डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, आर्थर कोर्नबर्ग, ठीक है। आर्थर कोर्नबर्ग एक नाम है किसी व्यक्ति का। इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का अंतपात्र, ठीक है, अंतपात्र है ये मेरे भाई, अंतपात्रे, ठीक है। अंतपात्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन विट्रो बोलते हैं। इसका निर्माण किया था। डायरेक्ट हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लो और उसके बाद खुद से इस पीडीएफ को पढ़ लेना मेरे भाई, पूरी पढ़ लेना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। याद रखना, एग्जाम में जो है यहीं से वन लाइनर क्वेश्चन उठा लेता है बीच में से। बस दिक्कत यही होती है, आपने पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा भी होता है तो वो रट्टाफिकेशन पढ़ा होता है, कभी आपने एक एक शब्द का मतलब नहीं पढ़ा होता मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ये सरल भाषा आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग 4 को देख लेते हैं मेरे भाई, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है, बीटी फसले और बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीवाणु का जाल। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, बीटी फसले पीड़क प्रतिरोधी होती है मेरे भाई, ठीक है। बीटी फसलें क्या होती है, पीड़क प्रतिरोधी होती है। बीटी जब जीव विष एक जीवाणु बैसिलस
थूरिन जिएंसिस से प्राप्त होता है। यह जीव विष जीवाणु में निष्क्रिय पराग जीव विष के रूप में होता है, जो कीट की मध्य आंत के क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में बदल जाता है और कीट की अंत आंत में छिद्र करके उसे मार देता है मेरे भाई। ठीक है, चलो इसको सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, बीटी, फसले और जहर का टाइम बम, इसका क्या मतलब है? नाम का राज सुनो। बीटी का पूरा नाम क्या होगा? यहां पे लिख देता हूं बीटी। यहां पे आपको दिख रहा है ये बीटी, इसी का फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं, वैसे नीचे लिखा भी है मेरे भाई। ठीक है, तो बीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई? बैसिलस। बैसिलस कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बैसिलस यहां पे लिखा भी है, ये देखो, बैसिलस थूरनजीसिस, यही इसका पूरा नाम है मेरे भाई। ठीक है, लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। थूरिन जिएंसिस मेरे भाई। ठीक है, ये इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा। किसका पूरा नाम हो जाएगा? बीटी का पूरा नाम हो जाएगा मेरे भाई। क्या करता है? जो मिट्टी में रहने वाला एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? बीटी क्या है? बीटी का समझ गया? बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थूरियनजेसिस, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये कहां रहता है? मिट्टी में रहने वाला एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है। यहां तक आई बात समझ में? अब आगे बढ़ो, बायोटेक का कारनामा। ठीक है, अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली वाली लाइन देखो। आगे का काम है, वैज्ञानिकों ने इस बैक्टीरिया का वह जीन निकाल लिया। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है, इसका एक जीन निकाल लिया। किसने? वैज्ञानिकों ने इसका एक जीन निकाल लिया मेरे भाई। जो जहर, जीव विष यहां पे लिखा है ना, ये जीव विष, जहर, मतलब एक जीन निकाल लिया। इसके अंदर से वैज्ञानिकों ने एक जीन निकाल लिया जो जहर बनाता है मेरे भाई। इसके अंदर एक जीन है जो जहर बनाता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। वैज्ञानिकों ने एक जीन निकाल लिया जिसका जो क्या करता है? जहर बनाता है, और उसे कपास, मक्के और बैंगन जैसी फसलों के अंदर डाल दिया। अब क्या हो गया? उसके अंदर जो कीटाणु लगेंगे वो मर जाएंगे मेरे भाई। अब आगे मतलब समझ आए ना? यहां तक सारी चीजें समझ आई ना? एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बीटी का यहाँ पे ये जो पूरे पार्ट में लिखा हुआ है ना, यहां तक ई डेफिनेशन, मेन चीज फोकस किस पे की गई है? बीटी के ऊपर की गई है। अब सुनो, बीटी क्या है? बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थूरिनजेसिस है। इसके अंदर जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, ये एक बैक्टीरिया है जो कहां पर पाया जाता है? मिट्टी में रहने वाला एक बैक्टीरिया है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में? इसके अंदर से एक जो है जीन निकाल ली वैज्ञानिकों ने। कौन सा जीन निकाल लिया? जो जहर बनाता था। और उस जीन को कहां पर ट्रांसफर कर दिया? यानी कि किस पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसफर कर दिया? तो उसको जो है ट्रांसफर कर दिया मेरे भाई, जो पौधे होते हैं ना, कपास होगा, मक्का होगा, बैंगन होगा, इन फसलों के अंदर डाल दिया। अब जहर कैसे काम करेगा आगे देखो। ठीक है, वैसे यहाँ पे सारी चीजें लिख दिया गया है। देखो, जो कीट की मध्य आंत के क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में बदल जाता है और कीट की आंत में छिद्र करके उसे मार देता है। अब जहर कैसे काम करेगा? हमने निकाल लिया, जीन निकाल लिया इस बैक्टीरिया से और पेड़ पौधों में डाल दिया। अब जहर काम कैसे करेगा? ये देखो, निष्क्रिय अवस्था सुनो। जब यह जहर पौधे या बैक्टीरिया के अंदर है, जब यह जहर पौधे या बैक्टीरिया के अंदर है, तो यह सोया हुआ है। ठीक है, यह सोया हुआ है यानी कि निष्क्रिय रहता है और पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सक्रिय होने का तरीका यानी कि सक्रिय कब होता है? जैसे ही कोई कीट, जैसे कोई भी कीट इस पौधे को खाता है तो उसके पेट आंत में मौजूद सारीय माध्यम एल्काइन पीएच के संपर्क में आते ही यह जहर जाग जाता है। ये जो जहर है ना, वो जाग जाता है। मतलब इस जहर की दोनों प्रक्रिया मैंने बताती। जब इसको पेड़ पौधों में हम डालते हैं ना, कपास का पौधा हो गया, बैंगन का पौधा होगा, वैसे तो ये जो है सोया रहता है, जहर पौधे के अंदर सोया रहता है। लेकिन जब भी कोई कीट उस पर हमला करेगा ना, पौधे के ऊपर, उसको खाने की कोशिश करेगा, तो ये जो जहर है वो एक्टिव हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये जाग जाता है और परिणाम क्या निकलेगा? तो यह जहर कीट की आंत में बड़े बड़े छेद कर देता है जिससे कीट तड़प तड़प कर मर जाता है। बस यही जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, यही इसका मतलब है और सरल भाषा में यही आपको लिखा है। अगर मेरी लाइन कोई आपको समझ ना आई हो या फिर आपको लगा हो यार भाई जल्दी बोल गया, तो डोंट वरी, सारी भाषा यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसको बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं, कूट लेखन क्राई मेरे भाई। ठीक है, तो कूट लेखन क्राई क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द दिया गया है क्राई मेरे भाई। ठीक है, क्राई का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्राई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो क्राई का मतलब देख लेते हैं, क्राई का मतलब क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, क्राई क्या होता है? यह एक खास प्रकार का जीन होता है जो कीटों को मारने वाले जहर बनाता है। इसे याद रखना मेरे भाई। ठीक है, क्राई यहां पे लिख देता हूं, क्राई। क्राई क्या होता है मेरे भाई? कीटों को मारने वाला जहर बनाता है।
ठीक है, जहर बनाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बीटी जीव जिस जीन के द्वारा कूट लेखन होते हैं उसे क्राई जीन कहते हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे दो नाम दिए गए, क्राई IAC व क्राई IIAB मेरे भाई। ठीक है, ये क्या काम करते हैं तो ये सुनो। कपास के मुकुलम कृमि, आगे दिखा होगा देखो, कपास के मुकुलन कृमि को क्राई एब मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। फ्लेवर सेवर टमाटर 90 के दशक की पहली अभियांत्रिक फसल थी। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए में समृद्ध होता है। ये वैसे फसलों की चीजें आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एग्रीकल्चर वाली मेरी सीरीज देख लेना। ठीक है, हरियाणा पुलिस में AGRICULTURE। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर वो आपको पक्का करना है तो 27 लेक्चर में मैंने एग्रीकल्चर कंप्लीट कराया है, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो अब इसके बारे में सुनो मेरे भाई। ठीक है, तो कपास के मुकुलन कृमि की बात कर रहे थे, तो ये जिम्मेदार होते हैं। ये क्या है, ये जो है ना, ये दो चीजें यहाँ पे, ये कपास के मुकुलन कृमि के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मक्का छेदक के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मक्का छेदक के लिए ये जिम्मेदार होता है मेरे भाई। ठीक है, मक्का छेदक के लिए यह जिम्मेदार होता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये पढ़ लेना। चलो एक बार पढ़ के बता देता हूं। कीड़ों को मारने वाला यह बीटी जहर जिस जीन की तिजोरी में लिखा होता है उस जीन को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्राइजीन मेरे भाई। ठीक है, इसके नाम अलग अलग है। कपास के मुकुलन कीड़े को मारने के लिए ये शब्द और ये जिम्मेदार है, और मक्के के अंदर छेद करने वाले कीड़ों को मारने के लिए ये जिम्मेदार है मेरे भाई। आई समझ में, बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया, बस आपको सीधा सा समझना है। नहीं समझ आए तो मारो गोली रट्टा मारो, सीधी सी बात है। हमें तो सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। आई बात समझ में, आगे चलो। अब 2 VIP फसलों के फैक्ट सीधे दिमाग में लो करो। 90 के दशक में दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल जो बाजार में बिकी वो थी फ्लेवर सेवर टमाटर मेरे भाई। ठीक है, तो 90 के दशक में दुनिया की पहली जेनेटिकल यानी कि इसको तैयार किया गया था मेरे भाई, मॉडिफाई फसल जो बाजार में बिकी थी, उसका नाम था फ्लेवर सेवर टमाटर नाम था मेरे भाई। ठीक है, इसकी चमड़ी बहुत कड़ी होती थी जिससे यह जल्दी सड़ता नहीं था मेरे भाई। और दूसरा सुनहरा चावल था। बायोटेक की मदद से वैज्ञानिकों ने धान के अंदर बीटा कैरोटीन डाल दिया जिससे चावल का रंग पीला सुनहरा हो गया। यह चावल आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले विटामिन ए का साक्षात गोदाम है मेरे भाई। याद रखना, ये जो सुनहरा चावल होता है ना, सुनहरा चावल विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा गया है। रोजी गाय का अल्फा दूध और पोलियो चूहों की बलि मेरे भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। परजीनी तंतु और रोजी गाय का जादुई दूध। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तो एनसीईआरटी बोल रही है मेरे भाई परजीनी जंतु क्या होता है, किसी को पता है? चलो अभी बताता हूं। परजीनी जंतुओं के DNA में परिचालन द्वारा बाहरी जीन व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो सुनो। परजीनी जंतु के बारे में सुनो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परजीनी जंतु होता क्या है। जैसे पौधे के जीन्स बदलते हैं, अभी हम बदल के आए ना, पौधे के जीन्स बदल के आए हैं कुछ देर पहले ही। ठीक है, जैसे पौधे के जीन्स बदलते हैं वैसे ही जीन जंतुओं के DNA में बाहरी जीन डालकर उनका जेनेटिक मेकअप बदल दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे पौधे के जीन बदले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे भाई जंतुओं के DNA में बाहरी जीन डालकर उनका जेनेटिक मेकअप जो है बदल दिया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, उन्हें जो है पारजीनी तंतु बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, पारजीनी जंतु बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। पारजीनी जंतु, यहां पे जंतु लिखा है ना, तो बस सीधा सा मतलब है जैसे पेड़ पौधों के DNA हम चेंज करते हैं ना, DNA बाहर से कोई जीन उसके अंदर डाल सकते हैं, तो उसी तरह जो है पारजीनी जंतु का यही मतलब है कि बाहरी जीन डालकर जो है उसका जेनेटिक मेकअप हम बदल देते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे देखो, आगे क्या है मेरे भाई, आगे देखते हैं। आगे क्या है, वर्ष 1970 में निर्मित प्रथम पारजीनी गाय रोजी के दूध में मानव प्रोटीन अल्फा लेटाबुनिन 2.4 ग्राम लीटर पाया गया था, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व होते। ये डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है ना, यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिख दिया। ये देखो, जैसे पौधे के जीन्स बदले जाते हैं वैसे ही जंतुओं के जीन्स बदलकर पारजीनी जंतु बनाए जाते हैं। इसका सबसे सुंदर और VIP उदाहरण है दुनिया की पहली आनुवांशिक रूप से बदली गई गाय, जिसका नाम क्या था, रोजी गाय था। इसका 1977 में बनाई गई थी, ये याद रखना। साल भी पूछा जा सकता है और जो है आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि उस गाय का नाम क्या था, रोजी गाय था। इस रोजी गाय का पोस्टमार्टम सुनो। आम गाय का दूध इंसानी बच्चे को पचाने के लिए थोड़ा भारी होती है। अब जो नॉर्मल गाय होती है ना, नॉर्मल गाय हम दूध लेते हैं, उसका दूध अगर आप डायरेक्ट बच्चे को पिलाओगे ना, तो उसका दूध जो है पचाने में थोड़ा मुश्किल होएगी बच्चे को। ठीक है, बच्चे के अंदर कौन सा जो है पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है, पढ़ के आए थे हम, पता है किसी को?
पढ़ के आए थे ना, बता दो फटाफट। रेनिन पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए बोलता हूं सारी चीजें पढ़ा करो। आप चाहे तो रैंडम कोई सी भी प्लेलिस्ट उठा लेना, फिर से बता रहे हूं, रैंडम प्लेलिस्ट उठा लेना, ठीक है। रैंडम प्लेलिस्ट का मतलब है आप चाहे तो एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट उठा लेना, चाहे हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट उठा लेना, चाहे इंडिया जीके की प्लेलिस्ट उठा लेना, चाहे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट उठा लेना, चाहे आप साइंस की प्लेलिस्ट उठा लेना, चाहे आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट उठा लेना, रैंडमली प्लेलिस्ट उठा लेना। लेकिन ये जो आप प्लेलिस्ट शुरू करोगे ना, एक से लेके लास्ट तक आपको जाना है, वीडियो रैंडमली मत देखना प्लीज। आप क्यों नहीं देखनी? क्योंकि आपको सारा मैंने व्यवस्थित करके दिया है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है मेरे भाई, इसीलिए पहले चैप्टर से शुरू करना, जो भी आप प्लेलिस्ट देखो मेरे भाई। आई बात समझ में? तो याद रखना, बच्चों के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है दूध को पचाने के लिए? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। अगर किसी आम गाय का अगर आप दूध दोगे ना बच्चों को, तो उसको पचाने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन अगर आप जो है इस गाय का, रोजी गाय का दूध दोगे तो उसको जो है बच्चा आसानी से पचा डालेगा मेरे भाई, ठीक है। जीन डाल दिया गया है, तो ये देखो पढ़ देता हूं, कोई नहीं। पर वैज्ञानिकों ने रोजी गाय के अंदर एक इंसानी जीन डाल दिया है, अब देखो, ठीक है। इसके कारण रोजी गाय जो दूध देती है उसमें इंसानी मां के दूध जैसा अल्फा लैक्टाबुमिन नाम का प्रोटीन भरपूर मात्रा में 2.4 ग्राम प्रति लीटर मिलने लगा। यह दूध नवजात शिशुओं के लिए दुनिया का सबसे पौष्टिक और संतुलित आहार बन गया मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत हो तो? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप में आप जुड़ रहे हो प्लीज शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं, पारजीनी चूहे। अब पारजीनी चूहे, जैसे अभी मैं जो है पारजीनी हम क्या देख के आए, जंतु देख के आए हैं, ऐसे ही पारजीनी चूहे हैं, मतलब इनके अंदर भी जो है जीन हम चेंज कर सकते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। और टीकों की सुरक्षा जांच तो देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है। टीकों की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहों को विकसित किया गया। पोलियो टीके की सुरक्षा जांच के लिए पारजीनी चूहे का उपयोग किया गया, यानी कि जो पोलियो का टीका था ना, पोलियो को टीके की जांच करने के लिए हमने जो है चूहे का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं क्या लिखता है। सफल होने पर बंदरों के स्थान पर चूहे का प्रयोग हो सकेगा। एम्फीसीमिया रोग के निदान हेतु मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंट्रिप्सिन का जो है उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको सरल भाषा में देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा गया, जब वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कोई नया टीका या वैक्सीन, समझ रहे हो ना, जब जैसे कि कोरोना के वैक्सीन बनाई गई थी मेरे भाई, कोरोना की जब वैक्सीन बनाई गई थी ना, तो किसी ना किसी जीव जंतु पर ही टारगेट किया था, किसी ना किसी जीव जंतु पर ही उस वैक्सीन का जो है प्रयोग किया गया था मेरे भाई, ठीक है। और ऐसा ही होता है, किसी भी दवाई को बनाने के लिए पहले जीव जंतु को ही निशाना बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखो, जब वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कोई नया टीका या वैक्सीन जैसे कोरोना या पोलियो की वैक्सीन बनाती है तो उसे सीधे इंसानों को नहीं लगा सकते। ये तो समझ रहे होगे ना कि मेरा के रिजल्ट निकल जाए, सीधी पूरी जनसंख्या खत्म हो जाए। इसीलिए पहले प्रयोग किस पर किया जाता है, जंतुओं पर किया जाता है, चूहों पर किया जाता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट जानलेवा हो सकता है। इसके लिए बायोटेक की मदद से विशेष पारजीनी चूहे तैयार किए जाते हैं जिनका शरीर इंसानी सिस्टम की तरह रिएक्ट करता है। हमारे पोलियो के टीके की सुरक्षा जांच इन्हीं पारजीनी चूहों पर सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इनके आने से अब बेचारे बंदरों की बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फेफड़ों की एक भयंकर बीमारी जिसे एम्फासियामा कहते हैं, याद रखना, ये फेफड़े की बीमारी भाई, एम्फासियामा, इसके इलाज के लिए बायोटेक से अल्फा 1 एट्रिप्सिन का इंसानी प्रोटीन तैयार किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप फटाफट मुझे बता दो कि पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? पोलियो आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, ठीक है। अब इसका आंसर आप फटाफट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 11 को देख लेते हैं। डोली भेड़ का सोरेगेट जन्म और क्रिस्पर का आणविक कैंची, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। डोली भेड़ और करनाल की गरिमा समरूप भैंस मेरे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोल रही है क्लोन एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि के द्वारा शारीरिक व आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप प्रतिरूप होता है। क्लोन एक प्रकार का जो है कार्बन कॉपी लगा लो, मतलब कि ये एक कोई चीज है, इसी का हमने क्लोन तैयार करके सेम ऐसी ही चीज बना दी, इसी को क्लोन बोला जाता है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। डॉक्टर इयान विलमुट व सहयोगियों ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के द्वारा वर्ष 1966 में प्रथम स्तनधारी क्लोन डोली नामक भेड़ का जो है निर्माण किया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। आ गया ना एक क्वेश्चन फटाफट से। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में भी जो है हमारा हरियाणा जीके का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखते हो ना, हरियाणा जीके में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर अवस्थित है? करनाल में। अब एक क्वेश्चन आप मुझे दोबारा से बता दो कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो है, इसको जो है करनाल से पहले इसकी स्थापना कहां पर की गई थी,
ठीक है, करनाल से पहले इसकी स्थापना कहाँ गई थी और किस वर्ष जो है इसको करनाल में स्थानांतरित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, इतना आप मुझे जरूर बता दो। आगे चलते हैं। वैज्ञानिकों ने भैंस का क्लोन गरिमा एवं समरूपा बनाया था मेरे भाई। ठीक है, सरल भाषा में देख लेते हैं। अब बायोटेक के सबसे बड़े चमत्कार यानी कि क्लोनिंग पर आते हैं। क्लोन, ये बायोटेक का सबसे बड़ा चमत्कार है जो क्लोन बनाने की प्रक्रिया है मेरे भाई, यानी कि एक जैसा दूसरा बना देना। ठीक है, क्लोन का मतलब है बिना किसी सेक्स या लैंगिक, मतलब एक जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, हम इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बिना फिजिकल एक्टिविटी करवाए सेम वैसा ही जो है बच्चा तैयार कर देना, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लोन प्रक्रिया बोलते हैं। आगे देखो, लैंगिक जनन केवल एक सिंगल कोशिका से हूबहू आनुवांशिक और शारीरिक रूप से सगी फोटोकॉपी तैयार कर देना पूरी दुनिया हिल गई थी जब वर्ष 1996 में डॉक्टर इयान विलुमट ने स्कॉटलैंड की लैब में दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन बनाया जिसका नाम था डोली भेड़ मेरे भाई। इन्होंने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक से एक भेड़ के थन की कोशिका का न्यूक्लियस निकालकर दूसरी भेड़ के अंडे में फिट कर दिया था। अब हमारे भारत का एक गर्व करने वाला फैक्ट सुनो, हमारे हरियाणा के करनाल, ये करनाल गलत लिखा है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे लिख लो करनाल। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, इसको क्या बोलते हैं? एनडीआरआई बोलते हैं, कि वैज्ञानिक ने भैंस के 2 तगड़े क्लोन बनाए थे जिनका नाम था, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, पहला नाम था गरिमा और दूसरा का नाम था समरूपा मेरे भाई। कोई दिक्कत आई हो तो यहां तक बताओ, अदरवाइज वीडियो को लाइक शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 12 को देख लेते हैं, कितना रह गया? चलो अभी तो बहुत रह रहा है भाई, फटाफट से चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। CRISPR का पूरा नाम याद रखना, CRISPR का पूरा नाम क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरप्रेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। यह जीन एडिटिंग की नवीनतम तकनीक है, जो एडिटिंग बोलते हैं ना, एडिटिंग, उसकी जो है ये अपडेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें CAS9 एक एंजाइम है जो आणविक कैंची की भांति DNA स्टैंडर्ड को विशिष्ट स्थान से काटता है तथा गाइड RNA टारगेट अनुक्रम को ढूंढता है। इसका उपयोग स्किल सेल में हीमोफीलिया के इलाज में होता है मेरे भाई। RNA अभी पढ़ के आए थे, DNA और RNA पढ़ के आए थे ना। RNA क्या है? एक सिंगल है, सिंगल जो है कुंडलित है, और DNA क्या है? द्वि कुंडलित है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और इसको बता देता हूं सरल भाषा में, आज के समय की विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी तकनीक का नाम है क्रिस्पर Cas9 मेरे भाई। ठीक है, इसका पूरा नाम खोपड़ी में लॉक करो, पूरा नाम याद रखना, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंस्टरपेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, ठीक है, रेप्टिस्ट इसका नाम है। यह जीन्स को बदलने या सुधारने का एक बहुत ही आधुनिक औजार है। मतलब कि पहले तो हम जीन्स को बदलते थे, मतलब कि एक जीव के अंदर दूसरा जीन डाल दिया, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना हमारी, जिसका नाम है क्रिस्पर Cas9 मेरे भाई, ये क्या करती है? ये उस चीज को एडिट भी कर देती है। अभी तक आपने सुना होगा जो हम डिजिटल जो हम फॉर एग्जांपल यही लिख लो कि हमने वर्ड फाइल बनाई, अब जो है मुझे लग रहा है कि यार ये जीन्स को हटाकर ना यहाँ पर कुछ और लिख दो, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो अब देखो उस चीज को भी हम एडिट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे भाई। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला है CAS9 एंजाइम, जो साक्षात एक आणविक कैंची है, यह DNA की पट्टी को बिल्कुल सटीक जगह से काट देता है। और दूसरा होता है गाइड RNA, जो GPS नेविगेटर की तरह पूरे DNA में उस खराब वाले हिस्से को ढूंढता है जिसे काटना है। इस तकनीक की मदद से हीमोफीलिया, कैंसर और स्किल सेल एनीमिया जैसी असाध्य आनुवांशिक बीमारियों का इलाज अब संभव हो रहा है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीजें आप याद रखना। इसके बाद हम चलेंगे आगे, भाग 7 पॉइंट नंबर 13 को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? 3 पेरेंट बेबी और एमिनियोसेंटिस का लिंग परीक्षण देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 3 पेरेंट बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा मां के अंडाणु के खराब माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरी महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया में बदला जाता है। जिससे बच्चा 2 माँ और एक पिता से पैदा होता है। एमिनियोसेंटिसिस टेस्ट के द्वारा गर्भ में शिशु के आनुवांशिक स्वास्थ्य, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम व लिंग परीक्षण की जो है जांच की जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब इसको सरल भाषा में देख लेते हैं, यहां से एक एक करके देख लेते हैं। साइंस का एक और अनोखा अजूबा सुनो, 3 पेरेंट बेबी। वैसे तो क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल मतलब जो है माता पिता होते हैं, उनका बेबी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 पेरेंट, यानी कि एक पिता है और 2 माता है मेरे भाई। ठीक है, 2 माता है। कैसे है तो देख लो। 3 पेरेंट बेबी का मतलब क्या है? नाम से ही साफ है, एक ऐसा बच्चा जिसके जैविक रूप से 3 माँ बाप, 2 माँ और एक पिता होते हैं। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम यह है कि अगर किसी माँ के अंडाणु का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं।
ठीक है। बीमार या खराब है तो बच्चे में आनुवांशिक बीमारी जा सकती है। समझ आ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि समझो कि एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है, ऐसे समझ लो, एक मेल है, ऐसे समझो, आदमी औरत ठीक नहीं लग रहा, मेल फीमेल समझो, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, इनकी शादी हो रखी है मेरे भाई, ठीक है, इनकी शादी हो रखी है, लेकिन ये जो फीमेल है ना, इसका माइटोकॉन्ड्रिया लिख दूंगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दे यार फटाफट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खराब हो गया इस फीमेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, जब ये किसी बच्चे को जन्म देगी ना, तो उस बच्चे के अंदर बीमारी जाने का जो है पूरे चांसेस होगी। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सुनो आगे क्या होगा, इससे बच्चे के माइट्रो खराब है तो बच्चे में आनुवांशिक बीमारी जा सकती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। तो इससे बचने के लिए, यानी कि बच्चे के अंदर बीमारी ना जाए, इससे बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, यानी कि जो खराब माइटोकॉन्ड्रियल ना उसको सही से चेंज कर सकते हैं। सुनो, जिसमें उस मां के अंडे के अंदर दूसरी स्वस्थ महिला का अच्छा वाला माइटोकॉन्ड्रिया फिट कर दिया जाता है। अब गर्भ की जांच सुनो, जो गर्भ की जांच होती है ना, एमिनियोसेंटिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसमें गर्भ के अंदर बहने वाले पानी की सुई से जांच करके यह पता लगाया जाता है कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया जैसी बीमारी तो नहीं है। पर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके गर्भ में लड़का या लड़की लिंग परीक्षण जांच करते हैं, जो कि कानूनी जुर्म है। समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आई बात समझे? बहुत ये गलत टेक्निक है। जो ये गर्भ जो चेक करने वाली चीज है ना, इसको बनाया किस लिए गया था, सिर्फ इसको इसलिए बनाया गया था कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड रखना भाई, ठीक है, अब बताता हूं आपको, सुनो। एक गर्भ की जांच है, यहां पे शब्द आपको लिखता हूं, जो एक बार पेन चेंज कर देता हूं, ये एक चेंज है भाई, एमिनियोसेंटेरिस, ये क्या है, एक टेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, एमिनियोसेंटेरिस एक टेस्ट है। इसको बनाया क्यों गया था, इसको इसलिए बनाया गया था, जब महिला का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया था ना, तो उसमें किसी स्वस्थ महिला का माइटोकॉन्ड्रिया जो है डाला गया था, ठीक है। अब डाला गया तो ये जो टेस्ट बनाया गया ना, ये एमिनियोसेंटिस टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि जांच की जा सके महिला के, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किया है ना स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया, उस जो पीड़ित महिला, उसकी जांच की जा सकते कि भाई जो हमने डाला है क्या वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अंदर बहने वाले गर्भ के अंदर जो पानी की सुई है, उससे पता लगाया जा सकता था कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। लेकिन जो है आने वाले लोगों ने इसका गलत तरीका निकाल लिया। अब लोग इसके जरिए क्या टेस्ट करवाते हैं, लोग जो है लिंग टेस्ट करवाते हैं मेरे भाई। ये तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि लड़का है या लड़की है मेरे भाई, ठीक है। लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, अदरवाइज बहुत गंदे लोग होते हैं ऐसे, भगवान है तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो है कभी ना तो सक्सेसफुल होते हैं, ना ही जिंदगी में कभी कुछ कर पाते हैं। बहुत ही इनका जो दिमाग होता है ना, बहुत ही एक छोटा सा दिमाग होता है, जो ये कभी ऐसी बड़ी बातें सोच नहीं पाते मेरे भाई, ठीक है। ये भूल जाते हैं कि हमको जो जन्म दिया था ना, हमको भी किसी महिला ने जन्म दिया था, किसी आदमी ने जन्म नहीं दिया। जो ऐसे काम करते हैं ना, और नॉर्मली ऐसा कौन करता है, पुरुष विभाग करता है मेरे भाई। डेफिनेटली कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है तो लगता रहे, ठीक है। ये जो महिला होती है ना, महिला कभी भी इसका टेस्ट नहीं करवाएगी मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे अंदर जो है लड़की है या फिर लड़का है मेरे भाई, वो लड़की से भी बहुत खुश है। लेकिन जो हमारा पुरुष प्रधान देश है ना, वो क्या कहता है, वो इसकी जांच करवाता है कि भाई लड़की तो नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। आपको बोल रहा हूं, जो मेरी वीडियोस देख रहा है ना, यकीनन मानना, मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना। अगर जिंदगी में आपने ये काम कर दिया ना, तो मेरी नजर में आप चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर लग जाना, कितना भी जिंदगी में पैसा कमा लेना, आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना, वो रत्ती भर भी नहीं होगी मेरे लिए, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होगी मेरे भाई। इसीलिए बोल रहा हूं, हर चीज को आप एग्जाम से कंपेयर करके या फिर लिंक करके ना पढ़ा करो मेरे भाई। यहां पे जो चीजें लिखी गई है ना, वो समझाने के लिए है। और एक और चीज आपको बता देता हूं, जो शिक्षा है ना, शिक्षा, प्राचीन काल में शिक्षा का मतलब क्या होता था पता है, दिमाग को एक्सप्लोर करना, आपकी चीजों को समझाना, आपको जो है फर्क बताना कि क्या फर्क है दो चीजों के अंदर। लेकिन वर्तमान में हमारा जो समय आ रहा है ना, ये शिक्षा का मतलब यही है कि अगर तू सरकारी नौकरी लगाए तो तू भाई शिक्षित है, अदरवाइज तू बेरोजगार है, तो तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये हमने मतलब निकाले हैं, वर्तमान की जो पीढ़ी चल रही है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा काम नहीं करोगे जो मेरे साथ यहां पर चल रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है।
आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 14 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 14 क्या बोल रहा है? स्टेम सेल, शरीर का कोई भी अंग बनाने वाला जादुई क्ले। तो शरीर के अंदर जो कोई भी अंग बनाता है ना, उसका नाम क्या है मेरे भाई? स्टेम सेल है मेरे भाई। ठीक है, स्टेम सेल है, इसको पढ़ लेते हैं। स्टेम कोशिकाएं किसी भी अंग या कोशिका, तंत्रिका, हृदय, पेशी, यकृत का विकास करने में सक्षम होती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये एक कोशिका है जिसका नाम है स्टेम कोशिका। ये किसी भी अंग या कोशिका, जैसे कि तंत्रिका होगी, हृदय पेशी होगी या फिर यकृत होगी, इनका विकास यानी कि डेवलपमेंट करने में ये सक्षम होती है। भ्रूण स्टेम कोशिकाएं 3 से 6 दिनों के निषेचित भ्रूण से प्राप्त की जाती है। प्लूरीपोटेंट होती है, जो किसी भी कोशिका को बड़ी संख्या में बना सकती है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं मल्टीपोटेंट होती है मेरे भाई। इसको सरल भाषा में देख लो, यहाँ पे क्या है? अब चिकित्सा विज्ञान के साक्षात भगवान यानी कि स्टेम कोशिका का पोस्टमार्टम करो। स्टेम कोशिका क्या करती है? आप सभी को जानते हैं, हमारे शरीर की वो कच्ची मिट्टी या जादुई क्ले है जिससे आप शरीर का कोई भी अंग बना सकते हो। अगर आपकी तंत्रिका कोशिका खराब हो गई या दिल की मांसपेशी टूट गई, तो इस स्टेम सेल की मदद से नया लीवर, नई हड्डी, नई नसें जो है उगाई जा सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका नाम रखना, नाम याद रखना, क्या नाम है मेरे भाई? इसका नाम हो जाएगा स्टेम कोशिका जो है, इसका नाम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो है हमारे शरीर के अंगों को जो है विकास करने में मदद करती है? तो स्टेम कोशिका हो जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। 2 स्टेम कोशिका होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। पहली भ्रूण स्टेम कोशिका, जो क्या काम करती है? मां के पेट में 3 से 6 दिन के नन्हे भ्रूण से निकाली जाती है। ये यूरिपोटेंट होती हैं, यानी इनके पास साक्षात ब्रह्मा जी जैसी ताकत होती है। ये शरीर की कोई भी कोशिका ऑलराउंडर बना सकती है। दूसरी होती है वयस्क स्टेम कोशिकाएं, जो हमारी हड्डियों के मज्जा बोरों में, मेन बोरों में जो है होती हैं, मल्टीपोटेंट होती हैं, यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने प्रकार की कोशिका जो है बना पाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, भाग 8 को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 15 को देख लेते हैं। एली लिली कंपनी का ह्यूमुलिन इंसुलिन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रही है एनसीईआरटी? यहाँ पे कह रही है पूर्व में मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बात कर रहे हैं, रोगियों हेतु इंसुलिन मृत सूअरों व गायों के अग्नाशय से निकाला जाता है, जिससे एलर्जी होती है। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व बी से बना होता है, जो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, प्राक हार्मोन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड सी भाग होता है, जो परिपक्व इंसुलिन में अलग हो जाता है। वर्ष 1983 में क्या जीता था हमने? 50-50 आवर वाला वर्ल्ड कप जीता था, जिसकी कप्तानी किसने की थी? कपिल देव ने की थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 50 आवर वाला वर्ल्ड कप हमने कब जीता? 2011 में जीता। कब जीता मेरे भाई? किसकी कप्तानी में जीता? MS धोनी की कप्तानी में जीता। ठीक है, 2023 में भी हम जीत सकते थे, 23 में ही हुआ था ना वर्ल्ड कप, 23 में ही हुआ था आई थिंक। ठीक है, 23 वाला भी जीत सकते थे, बस लास्ट वाला मैच हम हार गए। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं 2027 में होगा। क्या कब होगा मेरे भाई? 2011 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, यानी कि अगले साल जो है 50-50 वाला वर्ल्ड कप होगा। उम्मीद करते हैं वो हम जीत जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका सरल भाषा क्या बोल रहा है। तो मधुमेह, डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन जीवन दान है मेरे भाई। याद रखना, जो मधुमेह, जिनके डायबिटीज की बीमारी होती है ना, उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पुराने जमाने में इंसुलिन कहाँ से आता था? तो अभी तो हम जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इससे पुराने जमाने में जो है इंसुलिन कहाँ से आता था? मरे हुए जो सुअर होते थे ना, सुअर देख रहे हो, पिग, उन मरे हुए सुअर और गायों के पेट अग्नाशय को निचोड़कर निकाला जाता था, जिससे कई इंसानों के शरीर में भयंकर एलर्जी हो जाती थी मेरे भाई। ठीक है, इंसुलिन के अंदर 2 धागे होते हैं, श्रृंखला 1 और श्रृंखला B, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब यह शरीर में बनता है तो इसके साथ एक फालतू की पूंछ लगी होती है, जिसे पेप्टाइड C कहते हैं, जो पकने पर कट कर अलग हो जाती है। बायोटेक का सबसे बड़ा धमाका वर्ष 1983 में अमेरिका की एली लिली कंपनी ने किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन के दोनों धागे A और B अलग से बनाए और उन्हें लैब में डाइसल्फाइड जोड़ से चिपकाकर साक्षात मानव इंसुलिन तैयार कर दिया, जिसे बाजार में ह्यूमुलिन के नाम से बेचा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे देख लेते हैं। वर्ष 1990 की पहली जीन थेरेपी और ADA की कमी मेरे भाई। एनसीईआरटी क्या बोलती है? जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र हेतु आवश्यक है। PCR तकनीक, ये PCR वो PCR नहीं है, वो मामे आगे वाली PCR नहीं, ठीक है ना। तकनीक द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान न्यूक्लिक अमल के प्रवर्धन द्वारा की जाती है, जो एड्स व कैंसर की जांच में उपयोगी होती है। चलो इसको भी देख लेते हैं सरल भाषा में फटाफट से। अगर कोई बच्चा पैदा ही खराब जीन के साथ हुआ है, समझ लो मेरी बात,
अगर कोई बच्चा जो है खराब जीन के साथ पैदा हुआ है, जीन वही बात है, अब माता पिता से ही जीन बच्चे में आती है, तो माता से जो है वो जीन खराब जीन बच्चे में आ गई, तो वो खराब बच्चा पैदा हुआ, तो उसे ठीक करने के लिए दवाओं की नहीं, जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी की जरूरत होती है मेरे भाई। दुनिया में सबसे पहली बार जीन थेरेपी का सफल इलाज वर्ष 1990 में एक 4 साल की नन्ही लड़की पर किया गया था। उसके शरीर में एडीए, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसिन डीएमिनेज नाम का एक बहुत ही वीआईपी एंजाइम गायब था मेरे भाई, ठीक है, जिसके बिना उसका इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल ठप पड़ा था। डॉक्टरों ने बायोटेक से उसके खून के लसिका कणुओं में सही वाला जीन घुसाकर उसकी जान बचाई थी। अब बीमारी को शुरू से ही पकड़ने वाली मशीन का नाम सुनो, पीसीआर मेरे भाई, ठीक है। ये तो वो बच्ची थी जिसमें हमें बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर बीमारी है, बाद में हमने उसका इलाज किया, लेकिन उस बच्ची के बाद हमने क्या किया, ऐसी जो है मशीन को तैयार कर लिया जो बच्चे पैदा होने से पहले ही जो है हमें उस बीमारी का पता लग जाए। उस मशीन का नाम क्या है, पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है नाम हो जाएगा, नाम फुल फॉर्म याद रखना पीसीआर मेरे भाई, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला जो है अभिक्रिया इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जब आपके शरीर में कीटाणु बहुत कम संख्या में होते हैं, जब आपके शरीर में कीटाणु बहुत कम संख्या में होते हैं और कोई लक्षण सिम्टम्स नहीं दिखता, तब यह पीसीआर मशीन उनके डीएनए को लाखों गुना प्रवर्धक करके बीमारी को पहले दिन ही पकड़ लेती है। एड्स और कैंसर की जांच इसी पीसीआर से होती है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। एड्स और कैंसर की जो जांच है ना, इसी पीसीआर से जो है होती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाग 9 और जो है पॉइंट नंबर 17 को देख लेते हैं। हिंद सेकंड, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज और पैलियोंड्रोमिक कोड। तो देख लेते हैं ये क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को भीतर विशिष्ट जगह पर काटते हैं, मेरे जगहों पर काटते हैं। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड है जो 6 क्षारक युग्मों के एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम पैलियोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर काटता है। इसके द्वारा कटे सिरों पर चिपचिपे सिरे बनते हैं जिन्हें जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की जो है खोज हो चुकी है। यकीन मानना एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे, ये तो सरल भाषा में मैंने आपके लिए किया है जो आपको अच्छे से समझ आए मेरे भाई, ठीक है। बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सरल भाषा देख लेते हैं। डीएनए को काटने के लिए भगवान ने बैक्टीरिया के पेट में विशेष कैंचियां बनाई है मेरे भाई। जो डीएनए होता है ना हमारे अंदर डीएनए, उसको काटने के लिए भगवान ने बैक्टीरिया जीवाणुओं के पेट में जो है विशेष कैंचियां बनाई हैं जिन्हें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। हमारे पेट के अंदर जीवाणु भी पाई जाती है, तो पता होगा ना आपको। उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की कैंची पाई जाती है जो डीएनए को काटने में काम आती है। उनका नाम क्या है, ये नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं, एग्जाम का सबसे सीधा सवाल सुनो। दुनिया में खोजी गई सबसे पहली आणविक कैंची का नाम क्या था, तो हिंद सेकंड, ठीक है। ये जो है पहली कैंची का नाम था मेरे भाई, जो जीवाणुओं के अंदर कैंची पाई जाती है ना, पहली कैंची का नाम क्या था, हिंद सेकंड था। यह डीएनए की पट्टी पर 6 अक्षरों का एक खास उल्टा सीधा एक जैसा दिखने वाला कोड ढूंढती है जिसे पैलियोड्रोमिक अनुक्रम कहते हैं। जैसे मलयालम या कनक, जिसे आगे और पीछे से पढ़ो तो सेम रहता है मेरे भाई। यह कैंची डीएनए को तिरछा काटती है जिससे दोनों किनारों पर चिपचिपे सिरे बन जाते हैं। इन्हीं चिपचिपे सिरों को किसी दूसरे डीएनए से फेविकोल की तरह चिपकाने का काम जो है एंजाइम करता है, उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। ये चिपकाने का काम जो एंजाइम करता है ना, उसका नाम याद रखना लाइगेज एंजाइम है मेरे भाई। आज वैज्ञानिकों के पास ऐसी 900 से ज्यादा कैंचियां जो है मौजूद है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 18। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तो जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस और समुद्री घास का एग्रेरोजेल, डीएनए खंडों को अलग करने की तकनीक को जेल वैद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए खंड, ठीक है, डीएनए को विभाजित करना यानी कि ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक हम पढ़ के आए ना, ऋणात्मक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जिस पे हो, ये देखो लिखा है नेगेटिव चार्ज होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। इसमें समुद्री घास से निकाला गया एग्रोजेल जेल माध्यम का कार्य करता है। छोटे आकार के खंड सबसे दूर तक जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसका सरल भाषा क्या कहता है। जब आणविक कैंची डीएनए के छोटे बड़े लाखों टुकड़े कर देती है, अभी पढ़ के आए ना, जीवाणु के अंदर कैंची पाई जाती है। अब कैंची क्या काम करेगी, तो डीएनए को काटने फाड़ने का काम करेगी। तो जब ये कैंची डीएनए के छोटे बड़े लाखों टुकड़ों को
काट देती है तो उन टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग छांटने के लिए एक जादुई मशीन का उपयोग होता है जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलो, इसका पोस्टमार्टम सुनो। हमारा डीएनए हमेशा ऋणात्मक आवेशित होता है मेरे भाई, याद रखना। जो हमारा डीएनए है ना वो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है मेरे भाई, ठीक है। नेगेटिव यानी कि माइनस का चार्ज होता है इस पे, ठीक है। धनावेशित क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पढ़ के आए थे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आई होप आपको अच्छे से याद होगा। नहीं देखा, कोई नया बच्चा जुड़ा है तो फिजिक्स की पूरी सीरीज देख लेना, अच्छे से समझाइए, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है इस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, यानी उस पर माइनस चार्ज होता है। जब जेल की प्लेट पर बिजली का करंट छोड़ा जाता है तो माइनस चार्ज वाला डीएनए दौड़कर प्लस वाले चार्ज एनोड की तरफ भागता है। इस प्लेट पर समुद्री घास से निकाला गया एक मखमली पाउडर बिछाया जाता है जिसे एगेरोज जेल कहते हैं। यह जेल एक छलनी की तरह यानी कि फिल्टर का काम करती है। डीएनए के जो टुकड़े जितने छोटे और पतले होंगे वे इस छलनी में सबसे तेज दौड़कर सबसे आगे दूर निकल जाएंगे और बड़े टुकड़े जो है पीछे ही छूट जाएंगे क्योंकि वो छलनी से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आप बताना भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। ऊपर मैंने जो है डेट देखी, ऊपर आप देख रहे हो ना, टॉप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, टाइम लिखा हुआ है और 1 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई, तो आज कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं ये आप मुझे बताना मेरे भाई, ठीक है। 1 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। 11 जुलाई मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 जुलाई को हम क्या कौन सा मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। जनसंख्या दिवस मनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम ये जो है 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, भाग 10 और पॉइंट नंबर 19 को देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? तो एनसीईआरटी बोल रही है डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सर्वप्रथम 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एल.के. जेफरी ने किया था। दोनों याद रखना, ईयर भी याद रखना और किसने किया था वो नाम भी याद रखना। आगे चलते हैं, इसका मुख्य आधार मनुष्य के डीएनए में पाया जाने वाला भिन्न भाग है जिसे वेरिएबल नंबर और टेंडम रिपीट्स कहते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य में अद्वितीय यूनिक होता है। इसका उपयोग अपराधियों को पकड़ने में पैतृक निर्धारण हेतु होता है। देखा है ना आपने डीएनए या फिंगरप्रिंट का, डीएनए का हम जो आपने कभी देखा है, क्राइम पेट्रोल देखा है आपने कभी? आई होप आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, पुलिस को क्या मिलती है? एक लावारिस लाश मिलती है मेरे भाई, ठीक है। लावारिस कैसे लिख दिया मैंने? लावारिस लाश मिलती है मेरे भाई, ठीक है। तो लावारिस लाश मिलती है तो मेरे भाई फिर पुलिस क्या करती है? उसकी जो है खोज खबर जो है अखबारों में देती है, विज्ञापनों में देती है और जो है न्यूज़ में देती है मेरे भाई, ठीक है। तो उसको देखकर कोई ना कोई भाई पुलिस के सामने आता है, भाई जो है ये भाई हमारे जैसा लग रहा है, भाई हमारे परिवार से एक बंदा जो है गायब है, मिसिंग है, तो उस जैसा लग रहा है। तो फिर पुलिस क्या करेगी मेरे भाई, क्योंकि वो काफ़ी दिन की जो है डेड बॉडी हो जाती है, उसका या तो क्रियाक्रम किया कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसकी जो है फिर जांच कैसे की जाती है? तो डीएनए सैंपल लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। दोनों का डीएनए जो है मैच किया जाता है। अगर दोनों का डीएनए मैच हो जाता है तो यानी कि वो उसके परिवार का था, अदरवाइज नहीं था। यही चीज ये यहां पर कह रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सरल भाषा देखो यहां पे क्या लिखा गया है। सरल भाषा कह रहा है सीआईडी और फोरेंसिक लैब की सबसे बड़ी हथियार पर, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंट। इसकी खोज सबसे पहले वर्ष 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी ने की थी। हम सब इंसानों का 99% डीएनए बिल्कुल सेम टू सेम होता है, पर हमारे डीएनए के अंदर कुछ अक्षरों की ऐसी कड़ियां होती हैं जो बार बार रिपीट होती है और हर इंसान में उनकी संख्या अलग अलग यानी कि यूनिक होती है। विज्ञान में इसे VNTR कहते हैं, यानी कि ये स्पेलिंग, ये फुल फॉर्म याद रखना भाई। VNTR आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए फुल फॉर्म ऑफ VNTR। साइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताना वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यही VNTR डीएनए फिंगरप्रिंट की असली मास्टर कुंजी है जो दुनिया के 2 इंसानों यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी कभी कभी मैच नहीं हो सकती। चाहे आपके थूक, लार की बूंद हो, बाल का टुकड़ा हो या खून का धब्बा हो, हर जगह आपका VNTR सेम रहेगा, जिसमें कातिल या असली माता पिता का पता पलक झपकते ही जो है पता चल जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं फटाफट, पॉइंट नंबर 20 को देख लेते हैं, भाग नंबर 11 को देख लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है? ऋणात्मक डीएनए और एगोरेज जेल की छलनी। ये तो हो गया ना यार, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एंडोन्यूक्लियस द्वारा जो है डीएनए को काटने के बाद खंडों को जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक के द्वारा अलग करते हैं। डीएनए खंड, ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। हाँ ये हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुअर वाले इंसुलिन का पत्ता साफ मेरे भाई। तो चलो इसको देख लेते हैं, एली लिली की कूट श्रृंखला, गाय सुअर के इंसुलिन की एलर्जी और कृत्रिम ह्यूमुलिन का सच। वैसे तो ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं, ये दोबारा कैसे आ रहा है?
चलो देख लेते हैं एक बार, फटाफट से चलते हैं आगे, ठीक है। सरल भाषा में क्या है, पहले जमाने में जब किसी को शुगर मधुमेह की बीमारी होती थी तो कड़वा सच यह है कि पहले सुअर और गाय के पेट में निचोड़कर इंसुलिन निकाला जाता था। ये पढ़ लिया है मेरे भाई, ठीक है, ऊपर डिटेल से पढ़ के आए हैं, ठीक है। अभी तो हमने ह्यूमिनिन नाम का जो है इंसुलिन तैयार किया है, लेकिन इससे पहले जो डायबिटीज की बीमारी होती थी उसमें क्या होता था, मरे हुए सुअरों को जो है उससे चेक किया जाता था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें ऊपर मैं बता के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, चिकित्सा उत्पादों की वीआईपी तिजोरी, इंसुलिन, इंटरफेन और कैल्सीटोनिन, इसको देख लेते हैं मेरे भाई। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, इंसुलिन का उपयोग मधुमेह नियंत्रण, मतलब कि इंसुलिन का उपयोग किस लिए किया जाता है, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सोमेस्टोटिन ग्रोथ हार्मोन का उपयोग बोनेपन के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरान का उपयोग वायरल संक्रमण विषाणु रोगों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। लिम्फोकाइंस का उपयोग प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा करती है, मजबूत करने, और कैल्सीटोसिन का उपयोग जो है रिकोटेस रोग कहां पर होता है, बच्चों में होता है, हड्डियों के उपचार में जो है होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो सरल भाषा में लिख दिया गया, अब इनको डायरेक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन का उपयोग, यह तो बच्चा जानता है कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह के काल का है मेरे भाई, ठीक है, मधुमेह का काल है, यानी कि मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन होता है मेरे भाई। सोमेस्टिन यह एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है। सोमेस्टिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, जो बच्चों के बोनेपन को ठीक करने के लिए काम आता है। अगर कोई बच्चा बोना रह जाता है ना, आपको लगे कि यार मेरा बच्चा है, मेरा भाई तो यार उतनी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो ये सोमेस्टिन जो है इस तकनीक से जो है हार्मोन ग्रोथ हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरफेरान, यह एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल है। जब शरीर पर किसी वायरस विषाणु का हमला होता है तो हमारी कोशिकाएं वायरस को मारने के लिए खुद का ब्रह्मास्त्र केमिकल छोड़ती हैं, उसे इंटरफेराल कहते हैं। यह वायरल इन्फेक्शन को जो है रोकता है। कैल्सीटोनिन को देख लेते हैं, नाम ही कैल्शियम छुपा है, यह हड्डियों के सूखे रोग यानी रिकेटस को जड़ से मिटाने का जो है काम करती है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाग 14 पॉइंट नंबर 23। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, जीन चिकित्सा के द्वारा बच्चे या भ्रूण में निहित चिन्हित किए गए जीन दोषों को सुधार किया जाता है। सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय, ये भी हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, ये भी हो चुका है। दोबारा कैसे आ गया आई डोंट नो, हो गई होगी यार, कोई बार कॉपी, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, पीसीआर द्वारा प्रारंभिक पहचान और एलिसा का एंटीबॉडी सिद्धांत, ये भी हम देख चुके हैं। जीवाणु या विषाणु की संख्या जब शरीर में बहुत कम और लक्षण दिखने पहले, तब इसकी पहचान पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा उसके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन से कर सकते हैं। संदेहास्पद एड्स और कैंसर रोगियों में इसका उपयोग होता है। एलिसा टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आगे आ जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाग 16 पॉइंट नंबर 25। एलेक्स जेफरी का वीएनटीआर और डीएनए फिंगरप्रिंट की मास्टर चाबी, ये भी हो चुका है मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का डीएनए पैटर्न बिल्कुल विशिष्ट होता है। क्लोनिंग से प्राप्त बच्चे का डीएनए भी अलग होता है। इसका विकास सर्वप्रथम वर्ष 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी ने किया था। मनुष्य के डीएनए में 10 से 15 क्षार जोड़ी एक असाधारण श्रेणी बार बार दोहराई जाती है, जिसे वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम अभी बढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये भी हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, भाग नंबर 7 को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 26। बासमती चावल का 1997 पेटेंट विवाद और बायोपायरेसी मेरे भाई, ठीक है। बायोपायरेसी को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। मुंह थक गया यार, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं, भारत सरकार ने जीएम अनुसंधान कार्यों की वैधानिकता हेतु जीईएसी, ये याद रखना फुल फॉर्म की, जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की स्थापना की थी। भारत में धान की 2 लाख किस्में हैं, बासमती की 27 पहचानी गई किस्में हैं। मतलब कि भारत में धान की कितनी किस्में हैं, 2 लाख है, जिनमें से महत्वपूर्ण कितनी है, 27 किस्में हैं। वर्ष 1997 में एक अमेरिका कंपनी ने भारतीय बासमती को अर्धबोनी किस्म से संकरण कराकर पेटेंट करवा लिया था। ये एक चोरी है मेरे भाई, अमेरिका चोर है, हमसे चोरी करके करता है। ये देखो हमसे चोरी करके जो है इसने एक पेटेंट करवा लिया, मतलब जो है ऑफिशियल करवा दिया। आगे चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किसी देश के जैव संसाधनों को बिना पूर्व अनुमति के उपयोग करना बायोस्पायरेसी कहलाते हैं। याद रखना, बायोपायरेसी क्या होता है, मतलब कि बिना किसी कंपनी को बताए जो है उसका खुद के नाम पर पेटेंट करवा लेना। यहाँ पे लिखा होगा, डोंट वरी, पढ़ देता हूँ। हमारे देश में जो जीएम फसलों की चेकिंग होती है उसके लिए सरकार ने एक बहुत कड़क कमेटी बनाई है, जिसका नाम है जीईएसी, नाम याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसकी मर्जी के बिना कोई भी लैब भारत में अपनी फसल नहीं बेच सकती है। अब एक बहुत ही गुस्से वाला ऐतिहासिक सच सुनो, हमारे प्यारे भारत में धान चावल की लगभग 2 लाख किस्में पाई जाती है। इसमें खुद खुशबूदार बासमती चावल की 27 वीआईपी किस्में हैं, सिर्फ भारत में उगाई जाती है, जिसका जिक्र हमारे पुरखों की पुरानी कविताओं में भी मिलता है। वर्ष 1997 में अमेरिका की एक शातिर कंपनी ने क्या किया, हमारे बासमती चावल की एक छोटी बोनी किस्म के साथ क्रॉस करवाया, मतलब ऐसे करवाया, हमारी बोनी किस्म ये है और उनकी किस्म ये है, ऐसे क्रॉस करवा दिया मेरे भाई, ठीक है।
चालाकी से उसका पेटेंट जो है एकाधिकार अपने नाम करवा लिया, मतलब इसका जो ऑफिशियल करवाया ना वो अपने नाम पर करवा लिया, ये देखो करवा लिया, यानी हमारी ही चीज को चुराकर हमें बेचने का लाइसेंस ले लिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इसी खुली डकैती को विज्ञापन में बायो पायरेसी बोला जाता है। तो बायो पायरेसी का मतलब आपको पता चल गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो चोरी होती है ना इस प्रकार की, उसी को बायो पायरेसी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, यानी जैव चोरी कहा जाता है। इसके खिलाफ हमारी भारतीय संसद ने पेटेंट बिल में कड़े बदलाव किए थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाग 18 और पॉइंट नंबर 27 को देख लेते हैं। कोलकाता डीएनए बैंक और ट्रांसकिंगकॉम का सच। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड और 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी। ये ईयर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। देश का प्रथम डीएनए बैंक कोलकाता में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है 1,50,000 डीएनए नमूनों का परीक्षण जो है की क्षमता और बारकोड प्रणाली की श्रृंखला ट्रांसक्रिप्शन की जीव द्वारा प्रदत्त एक पूर्ण श्रृंखला होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। इसका सरल भाषा में पढ़ लेना। चलो लास्ट है क्या, ये पढ़ ही देता हूं भाई, क्यों ये छोड़ा, तो आगे देखते थे, ठीक है। इस पूरे महाअध्याय के सबसे आखिरी 2 सॉलिड फैक्ट अपनी खोपड़ी में हमेशा के लिए लॉक कर लो। हमारे भारत देश में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। एग्जाम का सबसे सीधा सवाल सुनो, हमारे पूरे भारत देश का सबसे पहला डीएनए बैंक कहाँ खुला था? कोलकाता में खुला था। इस महाबैंक के अंदर पूरे 1.5 लाख डीएनए नमूने को जो है सुरक्षित रखा गया है। यह एक भयंकर तिजोरी है। यहाँ हर इंसान और वनस्पति के डीएनए को एक खास डिजिटल बारकोड दिया गया है, जिससे उसकी पूरी कुंडली कंप्यूटर पर 1 सेकंड में आ जाती है। और आखिरी में एग्जाम का एक छोटी सी परिभाषा सीधे रट लो, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब याद रखना भी क्या होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसका सीधा पोस्टमार्टम सुनो। यह हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी mRNA की पूरी लंबी चेन या श्रृंखला काम करती है, उस समूची श्रृंखला को ही विज्ञान में ट्रांसक्रिप्टोन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फटाफट से जो है यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। सारा पूरे चैप्टर का सारांश मैंने यहां पर बता दिया है। अब बिना किसी देर के जो है एक एक क्वेश्चन यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप अपना फीडबैक जरूर देना कैसा आपको वीडियो सेशन लगा मेरे भाई, ठीक है। 1 घंटे 15 मिनट तो हो गई है, लेकिन यकीन मानना पूरा चैप्टर यहां पे मैंने करा दिया जैव प्रौद्योगिकी मेरे भाई, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है मेरे भाई, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग वैश्विक इतिहास में सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान की नगर परिषद के द्वारा किया गया था मेरे भाई? न्यूयॉर्क के द्वारा नहीं किया गया था, लीड्स ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्लियर हो गया। इसके बाद 1920 के बाद जो है आधिकारिक ऑफिशियल कब किया था? अमेरिका ने ऑफिशियल किया था मेरे भाई, ठीक है। ऑफिशियल किया था जो है अमेरिका ने किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। कब अमेरिका ने ऑफिशियल किया था, कोई बता सकता है कब अमेरिका ने जो है इसको ऑफिशियल किया था? 1900 कब किया था? 1900 कब किया था? 1984 में किया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 1984 में किया था ऑफिशियल, ठीक है। 1984 में किया था, ये भी चीज आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? डीएनए, मैंने बताया था ना, एक डीएनए है, एक आरएनए है। आरएनए क्या है? सिंगल कुंडलित है, और डीएनए क्या है? डबल कुंडलित है। DOUBL आएगा ना, DOUBLE, डबल कुंडलित है। किसकी खोज 1953 में की थी? किसने की थी? वाटसन ने की थी। 1953 में किसने की थी? वाटसन क्रिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आनुवांशिक इंजीनियर में प्रयुक्त होने वाले प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को आम बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है मेरे भाई? आणविक कैंची, इसको बोला जाता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वर्ष 1963 में बैक्टीरिया से अलग किया गया वह सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, जिसका कार्य डीएनए के 6 विशिष्ट क्षारक युग्मों पर जो है निर्भर करता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद सेकंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डीएनए लाइगेज एंजाइम का पुनः संयोजित डीएनए तकनीक में मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है मेरे भाई? ये कटे हुए डीएनए खंडों के किनारे को आपस में जोड़ता है, ठीक है। किनारे को जोड़ता है, काटता है मेरे, जोड़ता है ये फेविकोल से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जीवाणुओं की कोशिकाओं में मुख्य क्रोमोसोम के अलावा पाए जाने वाले छोटे गोल स्वतः प्राकृतिक बनाने वाले रबड़ बैंड जैसे डीएनए लूप को क्या कहा जाता है भाई? ये पढ़ के आए थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर प्लाज्मिड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं डीएनए की दोनों लड़ियों में उपस्थित अक्षरों का वह विशेष सीधा और उल्टा अनुक्रम जो आगे और पीछे से पढ़ने पर बिल्कुल एक समान जैसे मैडम दिखाई देता है क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक में ऋणात्मक आवेश वाले डीएनए टुकड़े को दौड़ाने के लिए प्रयुक्त एग्रेरोज जेल वास्तव में किस से प्राप्त होता है? तो ये किस से प्राप्त होता है मेरे भाई? तो ये समुद्री घास या सीवेड से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम आनुवांशिक अभियांत्रिक, एक सेकंड मेरे भाई, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम आनुवांशिक अभियांत्रिक व्यावसायिक फसल कौन सी थी जिसकी त्वचा कड़क होती है और जो लंबे समय तक ताजा रहती है? तो कौन सी रहती है मेरे भाई? फ्लेवर सेवर टमाटर रहता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है धान की वह कौन सी विशेष आनुवांशिक रूप से सुधारी गई किस्म गोल्डन राइस है जो मानव आंखों के लिए सबसे जरूरी विटामिन ए बीटा कैरोटीन से जो है भरपूर होता है? तो कौन सी होती है मेरे भाई? तो ये सुनहरे चावल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पीड़क प्रतिरोधी फसलें बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला बीटी जीव विष वास्तव में मिट्टी में पाए जाने वाले किस विशिष्ट बैक्टीरिया से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? बीटी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या बताई थी? बैसिलस बताई थी मेरे भाई। ठीक है, तो बैसिलस थूरिएंजिसिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बैसिलस थूरिएंजिसिस जीवाणु द्वारा बनाया गया बीटी विष पौधे के भीतर निष्क्रिय रहता है। ये देखा था ना मैंने पहले, ये निष्क्रिय रहता है और जब इसके ऊपर कीट जो है हमला करता है पौधे के ऊपर तो ये क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है मेरे भाई। दोनों प्रक्रिया बताई थी ना, तो क्या बोल रहा है? निष्क्रिय रहता है, परंतु कीटों के पेट आंत में जाते ही वह अचानक सक्रिय क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं मेरे भाई सक्रिय? आंत के क्षारीय पीएच के कारण जो है ये सक्रिय हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बीटी जीवाणु के भीतर कीटनाशक प्रोटीन बनाने वाले विशिष्ट जीन्स को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे कपास के मुकुल कृमि को रोकने वाला जीन होता है मेरे भाई, तो क्या बोला जाता है इसको? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। क्राइजीन जो है इसको बोला जाता है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उनकी पैदावार घटाने वाले सूतुकृमि को मारने के लिए किस आधुनिक कोशिकीय सुरक्षा तकनीक का जो है प्रयोग किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेस राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1977 में निर्मित दुनिया की पहली पारजीनी गाय का नाम क्या था जिसके दूध में मानव शिशुओं के लिए अत्यधिक संतुलित अल्फा लैक्टाबेमुन पर प्रोटीन पाया गया था? रोजी गाय थी मेरे भाई। ठीक है, 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे 16 में क्या बोला गया है? पोलियो या अन्य खतरनाक टीकों को इंसानों पर सीधा इस्तेमाल करने से पहले उनकी सुरक्षा और विषालुता की जांच करने के लिए प्रयोगशाला में किस पारजीनी जंतु का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? पारजीनी चूहे का उपयोग पहले किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1996 में डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगी ने नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के द्वारा दुनिया का पहला स्तनधारी क्लोन बनाया था। उस भेड़ का नाम क्या था? तो उस भेड़ का नाम डोली था मेरे भाई। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18 क्या कह रहा है? जीन एडिटिंग या आनुवांशिकी कोड को काटने, हटाने या बदलने की वह कौन सी नवीनतम क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है जिसमें CAS9 नामक एंजाइम आणविक कैंची का जो है कार्य करता है? तो क्रिप्सर Cas9 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 बोल रहा है कैंसर, हेमोफीलिया और स्किल सेल एनीमिया जैसे आनुवांशिक रोगों के उपचार हेतु मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में खराब जीन को काटकर स्वस्थ जीन डालने की पद्धति को क्या बोला जाता है? जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी जो है बोला जाता है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में पहली बार जीन चिकित्सा का सफल प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय बच्ची में किस एंजाइम की आनुवांशिकता कमी को दूर करने के लिए जो है किया गया था? तो किसको किया गया था मेरे भाई? एडोसिन डीएमेज, ADA, फुल फॉर्म याद रखना, एडोनिसिन डीएमिनेज। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका के नाम पर रखे गए यामानाका जीन्स का चिकित्सा विज्ञान में क्या मुख्य और चमत्कारी कार्य है? तो क्या कार्य है मेरे भाई? तो इसका है पुरानी या वयस्क कोशिकाओं को पुनः नवीन करना, मतलब दोबारा बनाना मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं? भ्रूण के शुरुआती चरण 3 से 6 दिन में प्राप्त होने वाले वे जादुई कोशिकाएं क्या कहलाती है जो विभाजन के बाद शरीर के किसी अंग या कोशिका प्लूरिपेंट को बनाने की क्षमता रखती है? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी विदेशी सरकार की अनुमति या पूर्व स्वीकृति के बिना उसके जैविक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग चोरी करती है तो उसको क्या बोला जाता है? बायो पायरेसी बोला जाता है, ठीक है, बायो पायरेसी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 बोल रहा है 1997 में अमेरिका की एक निजी कंपनी ने भारत के किस अति प्रसिद्ध खुशबूदार चावल की किस्म पर चालाकी से अपना एकाधिकार पेटेंट प्राप्त कर लिया था जिस पर भारी विवाद हुआ था? तो किस में किया था? बासमती चावल पे किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिक स्तर पर अपराधियों को पकड़ने में वास्तविक माता पिता का निर्धारण करने के लिए जो है भारत देश का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ पर है? कोलकाता में। तो यहाँ पर जो है आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मेरे भाई। बताओ वीडियो कैसी लगी, दिल से बताना कैसी लगी मेरे भाई। लगी, कुछ लगा कि हाँ हमने किया है मेरे भाई? तो इसीलिए टाइम लगता है वीडियो में। और पूरी सीरीज, पूरा जो पैकेज है ना सीईटी मेंस का, हरियाणा पुलिस का और ग्रुप डी का, पूरा मैंने बिल्कुल फ्री दे दिया है मेरे भाई 60 मार्क्स के अंदर। ये 60 मार्क्स क्या है मेरे भाई? 60 मार्क्स इनिशिएटिव है भाई मेरा, ठीक है, 60 मार्क्स मेरे भाई। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट मैंने दे दिया है। अभी 1-2 प्लेलिस्ट बची है, जैसे कि करंट अफेयर रह गया और बाकी कुछ मिसलेनियस डाटा बच गया। बस एक बार ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपका मैं कोर्स जो है 60 मार्क्स का कंप्लीट करवा दिया है। इसमें टाइम तो लगा है 11 महीने, लेकिन यकीन मानो ये प्लेलिस्ट तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक आपका हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता मेरे भाई। आई बात समझ में? बस आपको जुड़े रहना है, अपने एंड से कोई भी कमी नहीं आने देनी है। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ चाहिए तो भाई आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और कल हम जो है पूरी साइंस की सीरीज को 30 डेज के अंदर जो है कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।